नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम 4 तारीख से अभी स्टार्ट हो चुका है और 3 दिनों का आज एग्जाम समाप्त हो चुका है। और हमने तीनों दिनों का एग्जाम देखा है, एनालिसिस किया है। उसके बाद मुझे पता चल पाया कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो सारे टॉपिक अभी हम यहाँ पे देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक खुशी जाहिर करना चाहता हूँ। आप सभी को पता है कि आज जो है वो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और हमारा भारत जीत चुका है। क्योंकि हमारा मकसद है करेंट अफेयर भी पढ़ना, तो ये करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो अंडर 19 का आपसे कैप्टन पूछा जा सकता है, तो कैप्टन आयुष मात्रे जी थे। और उसके बाद भारत की तरफ से अब तक का जो है वो तो ये छठा टाइटल था। मतलब अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप अब तक हम 6 बार जीत चुके हैं, ध्यान रखेंगे। और अब तक जो है भारत का इंडिविजुअल सर्वाधिक बड़ा जो स्कोर है आज ही बनाया गया है, किसके द्वारा, तो वैभव सूर्यवंशी के द्वारा। उन्होंने 80 बॉल में 175 रनों की पारी खेली है। ठीक है, तो ये जो है अच्छी बात है कि 2026 का जो नया साल है वो हमारे लिए खुशियों का दौर लेकर के आ रहा है। अभी जो है कल से आपका वो वर्ल्ड कप जो है T20 वर्ल्ड कप वो भी शुरू हो रहा है। तो वहाँ पे भी उम्मीद है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी जीतेगी। आईपीएल का जो ट्रॉफी है वो भी अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आईपीएल नहीं सॉरी मैंने आईपीएल बोल दिया, डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग का जो है वो भी फाइनल हो चुका है। और उसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है वो दोबारा विजेता बन चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स जो है वहाँ पे हार चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम सारी चीज़ों की बात करेंगे। हम एसएससी एमटीएस के दृष्टिकोण से ये क्लास पढ़ रहे हैं और एसएससी एमटीएस का जो है वो एग्जाम विचारी है। तो जो डब्ल्यूपीएल हुआ है वो 2026 वाला हुआ है और एमटीएस का एग्जाम भी जारी है। तो उसमें ये उम्मीद नहीं है कि 2026 के डब्ल्यूपीएल से आपको क्वेश्चन बनेगा। वहाँ पे जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो 2025 का डब्ल्यूपीएल से ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ों का हम बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है, एक बात मैं जरूर बोलूँगा कि इसको आप पूरा जरूर देखना भाई। ठीक है, अगर जो लोग जिनको लगे कि कुछ बकवास हो रहा है तो वो छोड़ के जा भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, चलिए वायुमंडल, यहाँ से आपका क्वेश्चन बना एसएससी एमटीएस में अभी हाल ही में। जैसे कि वायुमंडल के परत आपको पता है कि पृथ्वी के जो है वो चारों ओर जो है वो एक वायुमंडल है। अगर वायुमंडल ना हो तो हम यहाँ पृथ्वी पर जो है वो मनुष्यों का जीवन जो है वो नहीं हो सकता है। तो हम अगर इसी को देखें तो पृथ्वी के ऊपर जो है वो सबसे पहले कौन सा मंडल है, वो क्षोभ मंडल है। और इसको हम ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ये 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन पाया जाता है? क्षोभ मंडल। ध्यान रखेंगे कि क्षोभ मंडल ऐसी मंडल है जहाँ पे मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे कि वर्षा होना, बादल बनना, ये सारे काम। तो का क्या होता है? क्षोभ मंडल। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। अब बात करें समताप मंडल की, जिसको हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर इंग्लिश में। स्ट्रेटोस्फेयर का जो है वो तापमान लगभग सेम होता है। इसी कारण जो है यहाँ पे जेट जो भी विमान होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, वो समताप मंडल मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे मध्य मंडल की, और ये सबसे गर्म वाला मध्य मंडल है ना। तो ये जो है मध्य मंडल, ये मध्य मंडल में ही क्या होता है कि जो उल्का पिंड्स हैं वो आकर के यहीं पे समाप्त हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं। तो उल्का पिंड कहाँ समाप्त होता है? मध्य मंडल में। अब ये देखो कि आयन मंडल है। कौन सा? आयन मंडल। अब ये आयन मंडल में जो है वो रेडियो संचार होता है। क्या होता है? रेडियो संचार होता है। रेडियो संचार किस मंडल में होता है? आयन मंडल में। ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। और ये देखिए यहाँ पे आयन मंडल में ही आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, तो उपग्रह, उपग्रह यहीं पे होते हैं, उपग्रह भी यहीं पे होते हैं। और उसके बाद है वायुमंडल, जो कि हम फिर वहां से अंतरिक्ष जो है हम प्रवेश कर जाते हैं। अब ये देखिए कि आयन मंडल में जो है वो उपग्रह का प्रवेश होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इतने सारे क्वेश्चन बने हैं जिसका कोई हद ही नहीं है भाई। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से काफी प्रश्न बना है, इसको आपको बहुत अच्छा से करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, तो ये जो है पृथ्वी की निचली कक्षा, जिसको आप लो अर्थ ऑर्बिट भी बोलते हैं इंग्लिश में, वहां पे ये स्थित होता है। अब निचली कक्षा की जो ऊंचाई होगी तो लगभग वो 400 किलोमीटर के
आसपास होता है। कितना? 400 किलोमीटर, पृथ्वी से 400 किलोमीटर की दूरी पे होता है लगभग। क्योंकि हम अभी पीछे वाला जो देख रहे थे चीजें, यहाँ पे मैंने आपको दिखाता हूँ, मैंने बताया नहीं। क्षोभ मंडल जो है वो करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। उसके बाद समताप मंडल होता है लगभग 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और उसके बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो कौन होता है? मध्य मंडल। और उसके बाद 50 से 80 तक के बीच का ये जो है वो कौन होता है? आयन मंडल। उसके बाद 80 से लेकर के क्या होते हैं, सॉरी, ये 12 किलोमीटर, और ये 12 से लेकर के 35, 35 से फिर ये आ जाएगा 50, और 50 से 80, और फिर 80 से जाएगा ऊपर जो कि 400 किलोमीटर तक जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बहिर्मंडल होगा। ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड दोस्तों। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको शुरुआत में बकवास लगे, क्योंकि मैं भी थका हुआ हूँ, कहीं पे मैं टूर पे गया हुआ था, जल्दी में आया हूँ, तो जल्दी जल्दी ये क्लास में ले रहा हूँ। देखिए, कक्षा का ये जो प्रकार है, लो अर्थ ऑर्बिट, ये तो हमने देख ही लिया, जिसको हम लियो भी बोलते हैं। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 370 से 420 किलोमीटर के बीच में ही कौन? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्थापना की गई है। इसके बारे में पूरा चीज हम जानेंगे। ठीक है, इसका झुकाव से देखिए क्वेश्चन बना है। झुकाव जो है 51.6 डिग्री है, 51.6 डिग्री। पृथ्वी, जैसे आप देखते हो ना कि पृथ्वी भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो उसी तरीके से ये भी झुकी हुई है 51.6 डिग्री। अगर देखें कि इसका गति लगभग कितना है, तो लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चलती है। लंबाई इसका कितना है, तो 109 मीटर, और चौड़ाई है 73 मीटर, जो कि लगभग एक फुटबॉल मैदान के बराबर इसका आकार हो जाता है। इसका आकार कितना है, तो एक जो फुटबॉल मैदान होता है उसके आकार के बराबर है। लंबाई 109 मीटर और चौड़ाई 73 मीटर होती है। इसका वजन लगभग 420 टन का होता है। और मैं आपको बता दूं कि 420 टन में इसमें से लगातार जो है वो 13 व्यक्ति रह सकते हैं, 13 लोगों की कैपेसिटी होती है, जिसमें से 6 से 7 लोग जो हैं वो लगातार रह रहे हैं। 6 से 7 लोग कब से रह रहे हैं, ये क्वेश्चन बना था, तो यहाँ पे हम देखेंगे। मॉड्यूल की संख्या कितनी है? 16 से अधिक प्रमुख मॉड्यूल है। प्रमुख मॉड्यूल कितने हैं, तो 16 से अधिक हैं। पृथ्वी का चक्कर लगभग ये 90 मिनट, लगभग 1.5 घंटे में ये एक बार लगा लेता है। इस तरीके से 24 घंटे में ये 16 बार घूमता है। क्योंकि एक दिन में जो है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1.5 घंटे लगते हैं एक बार घूमने में, तो टोटल 24 घंटे में कितना बार घूमेगा? 16 बार घूमेगा। ठीक है, मैथ तो इतना होता ही आता ही है सबको। परियोजना की जो शुरुआत है ये 1998 में हो गई थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनी थी कब? तो 1998 में। पहला जो मॉड्यूल था जिसका नाम था जार्या, क्या नाम था? जार्या। और ये 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? तो रूस के द्वारा। 20 नवंबर 1998 को जारिया नामक जो मॉड्यूल था वो रूस के द्वारा छोड़ा गया था, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कौन सा? तो पहला मॉड्यूल था। टोटल कितने प्रमुख मॉड्यूल हैं? तो 16 टोटल जो है वो प्रमुख मॉड्यूल हैं। पहला मानव मिशन कौन सा था? तो ये था एक्सपीडिशन 1, एक्सपीडिशन 1। और ये कब छोड़ा गया था भाई? तो ये 2000 ईस्वी में छोड़ा गया था। लगातार मानव इसमें कब से रह रहे हैं? तो 2 नवंबर 2000 ईस्वी से। ये देखो, मानव मिशन कब छोड़ा गया? तो 2000 में। और लगातार 2000 ईस्वी से लगातार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मानव मौजूद हैं, और लगभग 6 से 7 लोग यहाँ पे लगातार रह रहे हैं। टोटल कैपेसिटी जो है वो कितने लोगों की है? तो 13 लोगों की है। अब आइए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसमें 5 प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। कितने प्रमुख एजेंसियां शामिल हैं? तो टोटल 5 है, जिसमें आपको नाम भी याद रखना है कि रूस का रोसकॉस्मोस जो है वो इसमें शामिल है। फिर यूएसए का नासा शामिल है ना, नासा, नॉर्थ अमेरिका स्पेस एजेंसी। उसके बाद यूरोप का ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। जापान का जाक्सा शामिल है, और कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी इसमें शामिल है। तो ये जो है 5 एजेंसियां इसमें प्रमुख शामिल हैं, लेकिन 15 देशों ने इस परियोजना में क्या दिया था? योगदान दिया था। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। भारत जो है इसमें शामिल नहीं है। यहाँ पे देखिए कि भारत जो है वो आईएसएस का सदस्य तो नहीं है, लेकिन भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है सुनीता विलियम्स। कौन? सुनीता विलियम्स। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कई बार जा चुकी हैं, और भविष्य में जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में होती है, 1969 में चंद्रयान 3 मिशन भी इसने लॉन्च किया था, जो कि हमारा साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत जो है वो प्रथम देश बना। तो अंतरिक्ष स्टेशन जो है इसरो बनाने का योजना बना रहा है। कब तक बनाएगा भाई? तो 2035 तक ये बना देगा।
काम वैसे शुरू ये 2028 में ही कर रहेगा, लेकिन ये 2035 में जाकर के फिनिश होने की उम्मीद है, ऐसा लक्ष्य रखा है इसरो ने। जिसका नाम क्या होगा हमारा अंतरिक्ष स्टेशन का, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमारे अंतरिक्ष स्टेशन का नाम रखा जाएगा। इज इट क्लियर? तो अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बने हैं, इसलिए मैंने इसको पूरे अच्छे तरीके से करवाया। क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, मेरा आप जब भी आप सेशन देखोगे तो यहाँ पे ये नहीं देखोगे कि मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँ जो पूछा गया है बस वो बता करके आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा नहीं होता। और इससे कोई बच्चों को कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया, पूछ लिया गया है, वो तो नहीं फिर पूछा जाएगा ना भाई, वो तो आपको पूरा टॉपिक वहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। जैसे कि एक सबमिट ही अगर पूछ लिया जाए कि ब्रिक्स पूछा गया था, ब्रिक्स सबमिट जो है 2025 वाला कहाँ हुआ, लेकिन आपको फिर से वो नहीं पूछा जाएगा, आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि G7 कहाँ हुआ, G20 कहाँ हुआ, जो भी छठा जो बिम्स्टेक सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, कहाँ पे हुआ, COP30 कहाँ पे हुआ, ये सारा नाटो समिट कहाँ पे हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मेरा जब भी आप क्लास दोगे ना, तो मैं कम ही क्लास लाता हूँ, लेकिन बेनिफिशियल लाता हूँ। तो इसलिए जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अगर क्लास मेरा नहीं आता है अगर कभी, तो वो अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइबर से मेरे कुछ होते नहीं है, और मेरा अभी कुछ इनकम होता भी नहीं है यूट्यूब से, ठीक है, तो उतना मैं अभी उम्मीद करके चलता भी नहीं हूँ। लेकिन वो ये अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा हौसला जो है वो टूट जाता है ऐसे करते हैं। तो देखिए, इसरो का आगामी मिशन हम जानते हैं, तो गगनयान 1 जो है वो मार्च 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। किसको? गगनयान 1 को। लेकिन गगनयान 2 जो है ये भी 2026 के लास्ट में इसको लॉन्च करने की योजना है। और गगनयान 3 जो है ये मानव युक्त होगी, जो कि 2027 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो गगनयान 1 2026, गगनयान 2 भी 2026, और गगनयान 3 जो है वो मानव युक्त होगा, जो कि 2027 में इसको लॉन्च किया जाएगा। निसार जो है आपको नाम से ही पता चलना चाहिए कि नासा का और इसरो का, मतलब कि अमेरिका और भारत का ये संयुक्त मिशन है, और इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है निसार का। ठीक है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, और इसको कब लॉन्च किया जा चुका है, तो जुलाई 2025 में इसको लॉन्च किया जा चुका है। अब यहाँ पे देखिए कि शुक्रयान 1 जो है वो 2028 में लॉन्च होगा, मंगलयान 2 जो है वो 2030 में लॉन्च होगा, चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 तो आपको पता है कि ये 2023 में लॉन्च हुआ था, है ना। 2023 में कब? तो 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच चुका था। इसलिए हम 23 अगस्त को क्या मनाते हैं दोस्तों? तो अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। कब? तो 23 अगस्त को। क्यों? क्योंकि 23 अगस्त को जो हमारा चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच चुका था, जो कि हमारे लिए काफी बड़ा अचीवमेंट था। ठीक है, अब चंद्रयान 4 जो है वो हम 2028 में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनेगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा 2028 में इस पे काम शुरू होगा, और इसका लक्ष्य है 2035 तक इसको पूरा करना। चांद पर मानव को भेजने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत ने कब तक रखा है? तो 2040 तक हम चांद पर मानव को भी भेजने की योजना बना रहे हैं। आइए आगे हम देखते हैं कुछ सबमिट से, क्योंकि सबमिट से भी क्वेश्चंस बने हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि देखिए, जीके जो है वो अथाह एक सेशन है, आप कभी भी इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते। और कोई भी टीचर आपको अगर ये बात बोलता है कि वो आपको पूरा का पूरा आपको जीके लड़ा देगा, तो वो गलत बोलता है। ठीक है, उस पर कोई आप देखो कि बहुत सारे हम लोग भी बहुत दिनों से जीके पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी अगर एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हाँ 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो 25 के 25 हम सही कर लें, 20 तक नहीं हो पाता भाई। अगर आपका 15 भी अगर आप जीके में कर ले रहे हो ना, तो समझो कि आपका जीके अच्छा है, आपने अच्छा मेहनत किया है, तब आप 15 कर रहे हो। आजकल का आज जो पूछा गया है एमटीएस में जो सवाल, कल भी जो पूछा गया है, वहाँ पे आप लेवल तो आज करके देखिए। हाँ, आज का जो सेकंड जो शिफ्ट है उसका थोड़ा सा मुझे इजी लगा कंपेयर टू अदर शिफ्ट, क्योंकि आज का जो सेकंड शिफ्ट था वो थोड़ा सा इजी था। कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे शिफ्ट से तब, ठीक है, वैसे वो भी हार्ड ही था, लेकिन दूसरे शिफ्ट के मुकाबले थोड़ा सा बहुत ईजी था। ठीक है, तो उसका कोई अंदाजा नहीं है। हम लोग बस यहाँ पे यही कर सकते हैं कि जो हो सकता है उतना हम लोग करें। आप और स्टडी का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो लोग बोलते हैं टीचर के अगर चक्कर में आप हो कि नहीं टीचर के पास हम इसका ये कोर्स ले लेंगे, इसका ये कोर्स ले लेंगे, तो वहाँ से हमारा पूरा श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद अपनी मेहनत करना होगा, सेल्फ स्टडी पे बिलीव करना होगा। सबसे अच्छा स्टडी होता है सेल्फ स्टडी, इससे अच्छा कोई स्टडी नहीं होता। जैसे कि अभी हम बात करें कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं रिसेंट में, अब देखे हुए
कि फैक्ट से काफी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्ट से काफी कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रट्टा मार रहे हो ना तो आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। अगर अब जैसे कि हम अगर देखें कि गांधी जी के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें आप फैक्ट्स मान लो, जैसे कि आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि 1930 में वो शुरू किया था गांधी जी ने। लेकिन उसके बारे में उसका पूरा आपको चीज़ें पता होना चाहिए कि कब वो शुरू हुआ। दांडी मार्च से शुरू हुआ है ना, दांडी से लेकर के साबरमती आश्रम, जो भी साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गए, कितने समर्थक उनके साथ थे। ठीक है, ये सारी चीजें, वो क्यों शुरू किया गया था, उसके बाद अंग्रेजों पे क्या प्रभाव पड़ा, गांधी इरविन समझौता क्यों करना पड़ा अंग्रेजों को, उसके बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसमें गांधी जी ने क्यों वहां पे पार्टिसिपेट किया। तो ये सारी चीजें आपको पता होगा, तब आप जाकर के क्वेश्चन सही कर पाओगे, क्योंकि काफी ज्यादा कथन निष्कर्ष भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सेल्फ स्टडी पे आप ज्यादा बिलीव कीजिए। ये नहीं कि हाँ अगर कोई आप, अच्छा बात है आप किसी का कोर्स ले लेते हो तो एक क्या होता है कि डेडिकेशन तो होता ही है, वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है अपने मन में, वो होना चाहिए। लेकिन आप दूसरों पे बिलीव ना करके अपने ऊपर बिलीव कीजिए, सेल्फ स्टडी पे बिलीव कीजिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 56वां जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो बैठक हुआ वो दावोस में हुआ, और ये दावोस कहाँ है मित्रों, तो ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, G7 ग्रुप ऑफ 7 का जो समिट 2025 वाला था ये कहाँ हुआ था, तो कनाडा में हुआ था। G20 का जो समिट है 2025 वाला ये कहाँ हुआ दोस्तों, तो अफ्रीका में हुआ। अगर 24 वाला पूछा जाए तो ब्राजील में हुआ। 23 वाला कहाँ हुआ, इंडिया में हुआ, जिसमें जो अफ्रीकन यूनियन है जो कि 21वां मेंबर भी इसका बना है। छठा जो बिम्स्टेक जो समिट है 2025 का ये कहाँ हुआ है, तो ये थाईलैंड में हुआ है। ब्रिक्स, ये ध्यान रखेंगे कि ये ब्राजील में हुआ है। अब ब्रिक्स तो आपको याद रखना काफी आसान है, जैसे कि इसका जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसका समिट्स भी किया जाता है। जैसे B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसी सीक्वेंस में ये चलते हैं। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ाया कब, कि 2024 वाला जो G20 का सम्मेलन है वो कौन कर रहा था, वो ब्राजील कर रहा था। जो 2024 में कौन कर रहा था, ब्राजील कर रहा था। तो 2024 में जो है वो ब्राजील का नंबर था, 2024 में किसका नंबर था, ब्राजील का था। लेकिन इसने G20 का ये समिट होस्ट कर रहा था, इसी वजह से ये बोला कि हम नहीं कर पाएंगे, वो व्यस्त था, बिजी था। तो अगला नंबर रसिया का था, तो रसिया ने बोला कि चलो भाई हम 2024 वाला हम कर लेते हैं। तो उसके बाद 2025 वाला किसने कर लिया, ब्राजील ने कर लिया। अब 2026 किसका नंबर आ रहा है भाई, 2026 किसका नंबर आ रहा है, तो ये I फॉर इंडिया। तो ये आप ध्यान रखना कि 2026 वाला जो है वो इंडिया होस्ट करेगा, 2027 वाला चाइना होस्ट करेगा, 2028 वाला साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। ठीक है, विजिट के लिए समझ गए आप। आगे आता है आसियान जो समिट है 2025 वाला, ये मलेशिया इसको होस्ट किया है। कोप 29, ठीक है, ये पर्यावरण पे बेस होता है। 29 वाला 2024 में हुआ था, जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कोप 30 जो है वो रिसेंट वाला है, जो कि कहाँ हुआ, ब्राजील के बेलम शहर में हुआ है। कोप 30 2025 में हुई थी। SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 2025 वाला समिट है वो कहाँ हुआ है, तो चाइना में हुआ है। अब नाटो का जो समिट है 2025 वाला, ये नीदरलैंड में हुआ। यहाँ पे आप क्वाड भी आप याद रख सकते हो, तो कौन जो क्वाड है वो कहाँ हुआ, तो ये हुआ था लास्ट वाला अमेरिका में, लेकिन उसके बाद इंडिया को होस्ट करना था, क्योंकि क्वाड तो 4 ही देश उसमें शामिल है ना, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। लेकिन उसमें क्या है कि अभी इंडिया को वो होस्ट नहीं मिली है, मतलब कि इंडिया अभी तक होस्ट नहीं कर पाया है। लास्ट जो है वो अमेरिका ही किया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है कि इससे हर शिफ्ट में एक प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, इसलिए इस चीज को आप बहुत ही ढंग से, बहुत ही अच्छे से करना। मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चलो ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको बता ही रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता चलूँ, लेकिन आप खुद से भी एक बार आप जरूर देखना। लूसेंट आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें होंगी आपके पास, बहुत सारे सोर्सेज होंगे, बुक्स होंगे, वहां से आप एक बार जरूर पढ़ना। क्योंकि अगर आप ये चाह रहे हो कि यहाँ पे मैं बस सुन लूंगा और सारी चीजें आ जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको आपको फिर से एक बार रिवीजन खुद से करना पड़ेगा, तभी जा करके आपको जो है वो सारी बातें आपके माइंड में आ पाएंगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानो कि पंचवर्षीय योजना जो है ना, ये कब से शुरू हुई, तो 1951 से शुरू किया गया, जो कि 5 वर्षों का प्लान होता था कि अगले 5 वर्ष में हम क्या करने वाले हैं। एक लक्ष्य होता था कि किस क्षेत्र पर हम ज्यादा जोड़ देंगे, कौन सा क्षेत्र जो है हमारा क्या होगा, प्राथमिक जो है वो लक्षित होगा, जिसमें हम ज्यादा लक्ष्य फोकस करेंगे।
ठीक है। और ये जो मॉडल है हमने कहाँ से लिया था, तो ये रसिया से हमने लिया था, रसिया से लिया था, सोवियत यूनियन था उस समय, तो वहीं से लिया था। पहली जो मॉडल है वो 1951 से 56 तक चली, जो कि 5 वर्ष हो गए, आपको पता है। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पे ये आधारित था, और ये इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। अब यहाँ पे आज के शिफ्ट में एक चीज पूछी गई थी क्षेत्र से, हालांकि मैंने वो अभी इंक्लूड नहीं किया, लेकिन आपको अगर वो इकोनॉमिक समझना है तो इकोनॉमिक जो है हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में वो बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पे कवर करवा दिया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे क्षेत्र में पूछा गया था प्राथमिक क्षेत्र, जैसे कि आपको पता है जो कृषि है, मत्स्य है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जो दूसरे है, दूसरा में क्या आता है, तो औद्योगिक क्षेत्र आते हैं, जैसे कल कारखाने वाले। ठीक है। जैसे कि आप अगर रोटी बनाने का काम कर रहे हो तो वो भी क्या है, वो द्वितीय क्षेत्र में है। लेकिन तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, जो कि प्राथमिक और द्वितीय को क्या करता है, सेवा देने का काम करता है, वो तृतीय क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र जितने भी होते हैं। ठीक है। तो ये चीजें ये क्षेत्र से ही ट्यूशन बना था, अगर उसको आप गहन अगर जानोगे कि हाँ होता क्या है, तो आप आसानी से उसको कर जाओगे। ठीक है। उसको रट्टा मारने वाला चीज नहीं है। देखिए दूसरी जो है 1956 से 1961 के बीच चला, जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसको कभी कभी पीसी महालनोबिस नेहरू मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है उस समय पीएम हमारे जवाहरलाल नेहरू ही तो थे। और इसमें उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, औद्योगिक विकास पे आधारित था। और आज इसमें से एक प्रश्न और भी बना है दूसरे शिफ्ट में, एक शिफ्ट में तो बना आपका क्षेत्र से, दूसरा शिफ्ट में यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये वाला पूछ लिया गया था भाई, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। हालांकि बताना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत तो चलता है, कोई बात नहीं है। मैं उसके लिए डेडिकेटेड कोई सेशन तो लाया नहीं हूँ, लेकिन ये भी जो सेशन है वो उसी पे आधारित है, आप इस बात को आप समझना। देखिए इसी में क्या हुआ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रौर किला इस्पात कारखाना जो है वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। रौर किला इस्पात कारखाना किसके सहयोग से लगा, तो जर्मनी। भिलाई इस्पात कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से लगाया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था, जो कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में ही लगाया गया है ये तीनों। ठीक है। आगे आइए, एक बोकारो भी होता है, लेकिन वो दूसरा में नहीं लगाया गया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आइए, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 61 से 66 के बीच चली, अभी तक देखो लगातार चल रहा है। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 5-5 साल का। ये गाडगिल योजना भी इसको कहा जाता है, और ये अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य रखा गया था। लेकिन आपको पता है कि 1962 में हम चीन के साथ क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। अगर आपको इसके बारे में आपको विशेष जानकारी चाहिए तो अभी 120 बहादुर नामक एक फिल्म आई है, उसको आप एक बार जरूर देखो। ठीक है, अच्छा फिल्म है, मुझे बहुत अच्छा लगा। 120 बहादुर जो कि अहीर जो होते हैं उनके बलिदान पे वो फिल्म जो है वो समर्पित है, देखना चाहिए एक बार। देखिए तो 1962 में जो है वो हम चीन के साथ युद्ध में आ गए थे। दूसरी चीज 1965 में हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में आ गए थे। ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो काफी नीचे जा चुकी थी। तो इसीलिए उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिला। और इसलिए ये जो तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है, ये जो है ये सफल नहीं हो पाई थी जितना इसका लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद जो है, क्योंकि हमारे पास जो है वो काफ़ी, हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी डाउन हो चुकी थी, इसीलिए योजना अवकाश कर दिया गया। फिर पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किए गए। कब, तो 3 सालों के लिए। कब, 3 से 66 से 69। और इसमें 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। कितने, 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई। आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति जो है वो यहीं पे 66 में शुरू की गई थी, और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे। हालांकि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो पीसी महालनोबिस। ठीक है, पीसी महालनोबिस, ध्यान रखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है फिर शुरू हुआ 3 साल के बाद। ठीक है, 3 साल हो गया ना यहाँ पे, 66 से 69, 3 साल के वार्षिक योजना लाई गई थी। उसके बाद 69 से 74 जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना चला। यहाँ पे ध्यान देना कि अस्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता इसका लक्ष्य रखा गया। 1971 में क्या हुआ कि गरीबी हटाओ का नारा, ध्यान देना भाई, गरीबी हटाओ का नारा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने दिया था, क्योंकि 1971 में आपको पता है कि हमने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, पूर्वी पाकिस्तान को हमने आज़ाद करवाने का काम किया था।
शेख मुजीबुर रहमान, जिसको बंग बंधु कहा जाता था, वो उनका उनका हमने काफ़ी सहयोग किया था। और इसीलिए जो है वो गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने वहां पे दिया था एक जनसभा को संबोधित करते हुए। 1971 में बांग्लादेश का युद्ध का कारण जो है वो क्या हुआ गया था, आर्थिक संकट में हम आ चुके थे। उसके बाद 1974 से 78, ये देखो ये 4 साल ही रही है, ठीक है। उसको बाद उसको बंद कर दिया गया था बीच में। देखो यहाँ पे ध्यान देना, 1974 से 78, और इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका लक्ष्य था। गरीबी हटाओ का नारा चौथा में, लेकिन गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था जस्ट उसके अगले जो पंचवर्षीय योजना था, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना था, उसमें 1975 में आरएफबी की स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, 1975 में। फिर देखो कि इसको बीच में ही बंद कर दिया गया, और फिर 1978 से 80 ये जो है क्या लाएगा, रोलिंग प्लान लाया गया, जिसको अनवरत योजना भी कहा जाता है। और ये किसकी देन थी, तो गुनार मिडल की देन थी, और गांधीवादी मॉडल पर यह आधारित था, और जनता पार्टी की इस समय सरकार थी। गांधीवादी मॉडल कहने का मतलब है, गांधी जी का ऐसा विचार था कि हर चीजें हर समाज के हर तबके के पास पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे। तो ये गांधी मॉडल पे ही आधारित था, कौन, तो रोलिंग प्लान। उसके बाद आ जाता है हमारा छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि 80 से 85 के बीच चलाया जाता है। ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ क्यों नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका लक्ष्य रखा गया था। ये क्या हो रहा है, मैं जहाँ पे कर रहा हूँ भाई, 1 सेकेंड रुकना, इसको मैं सही कर दूँ पहले। चलो तू गायब हो जा भाई, 1 सेकेंड। ये कहीं पे तो कुछ मच्छर आया है क्या, 1 सेकेंड रुकना भाई। हाँ हो गया, वो मच्छर ही होगा, मुझे पता है वो मच्छर ही होगा, कोई बात नहीं। मच्छर कहीं पे आ जाता है ना तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि टच होते हैं, वो टच करता है पूरा। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना फिर क्या हुआ, अब रोलिंग प्लान तो 78 से 80 के बीच चली, और 80 से 85 क्या हुआ, छठी पंचवर्षीय योजना। इसमें गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका लक्ष्य रखा गया। आपको पता है कि नाबार्ड की स्थापना जो है शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर 1982 में ही की गई थी, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया, तो छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया। किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया, तो शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर किया गया था नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सातवीं पंचवर्षीय योजना फिर आया 85 से 90 के बीच, और इसमें उत्पादकता बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर जुटाना इसका लक्ष्य रखा गया था, सातवीं पंचवर्षीय योजना का। और गरीबी को परिभाषित भी यहाँ पे किया गया था, डॉक्टर चक्रवर्ती ने ये मॉडल तैयार किया था। गरीबी को परिभाषित किया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में, और डॉक्टर चक्रवर्ती ने सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार किया था। और ये क्वेश्चन किसी न किसी एसएससी के क्वेश्चन में, ये यहाँ पे जो भी लिखे गए हैं ना, वो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन, हर लाइन में आपका 4-4, 3-3 क्वेश्चन मिलेगा भाई। चलिए, मेरा रिकॉर्डिंग तो चालू है ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि आर्थिक सुधार हुआ। आपको पता है कि आर्थिक सुधार हुआ था, उदारीकरण वगैरह लाया गया था ना मनमोहन सिंह के समय। मनमोहन सिंह ने वो समय क्या था, वो वित्त मंत्री थे। देखिए रुपए का अवमूल्यन किया गया, लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की गई। अब ये क्यों की गई, लाइसेंस व्यवस्था समाप्त क्यों हुई, क्योंकि अगर कोई अमेरिका का कंपनी है, भारत में अगर बहुत ज़्यादा सख्त अगर मॉडल होगा, लाइसेंस वो का कंपनी अगर आ रही है तो आप लाइसेंस लीजिए हमसे, ये कीजिए वो कीजिए, तो कोई भी कंपनियां जो है बाहर वाली कंपनियां हमारे देश में नहीं आएंगी। तो इस चीज़ को लचीला करने के लिए, ताकि भारतीय जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में आकर के निवेश करें, हमारा एफडीआई ज़्यादा बढ़े, तो इसीलिए जो है लाइसेंस व्यवस्था समाप्त की गई, और विदेशी व्यापार नीति को उदार बनाया गया। विदेश व्यापार नीति को क्या बनाया गया, उदार। उसके बाद पता है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि नरसिम्हा राव की उस समय सरकार थी, और इन्होंने देश में नई आर्थिक नीति को मंजूरी दे दी थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में देश में नई आर्थिक नीति को मंजूरी दिया गया था, जिसमें एलपीजी मॉडल तैयार किया गया था। कौन सा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी, और मनमोहन सिंह ने इसको तैयार किया था। ध्यान रखेंगे, मनमोहन सिंह जो कि काफी एक अच्छे अर्थशास्त्री थे, ठीक है, वो हमारे देश के पीएम भी रहे हैं। अब ध्यान रखना कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में ये चालू किया गया था नई आर्थिक नीति,
मानव संसाधनों का विकास करना इसका लक्ष्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। नरसिम्हा राव की सरकार थी। इसमें एलपीजी मॉडल लागू किया गया था। देश में नई आर्थिक नीति को मंजूरी दे दी गई थी। चलिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के बीच चली। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास इसका लक्ष्य रखा गया। भूकंप भी इसमें आया है, ठीक है। 97-2002 के बीच क्या हुआ कि भूकंप आया। कारगिल युद्ध हमने लड़ा, ठीक है, 1999 में, आपको पता है। परमाणु परीक्षण के कारण यह सफल हुआ, क्योंकि परमाणु परीक्षण हुआ तो जो अमेरिका था वह हमारे ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शन वगैरह लगा चुका था। तो इसीलिए ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये क्या हुआ था, असफल हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चली। देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करके प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य रखा गया था। सर्व शिक्षा अभियान भी इसी में शुरुआत हुई थी। सर्व शिक्षा अभियान, जो कि पेंसिल पे एक बच्चा बैठा हुआ दिखता था ना पहले सरकारी स्कूल पे, तो ये कब, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही शुरू की गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 के बीच चली। तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना इसका लक्ष्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक चलना था। ध्यान देना, 12 से 17 तक चलना था ये, ठीक है। अब विकास का लक्ष्य इसमें 10% करना था और 12 से 17 चलना था। लेकिन आपको पता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आती है और वो योजना, ये जो पंचवर्षीय योजना है, जो कि इसको अनुमोदन कौन करता था, योजना आयोग, ये योजना आयोग को ही समाप्त कर देते हैं। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग आ जाती है, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और वो जो है वो भी एक थिंक टैंक ही है, और 2015 में उसकी स्थापना हो जाती है। तो योजना आयोग जो है वो समाप्त हो गई, तो पंचवर्षीय योजना भी बनाना हम क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, ठीक है। तो इसलिए हम 12 तक ही पढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 इसका चलना था, लेकिन ये बीच में ही इसको क्या किया गया, ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे टाटा WPL। मैंने अभी आपको बताया कि टाटा WPL जो है ये हम 25 वाला पढ़ेंगे, क्योंकि हम MTS के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, और WPL तो अभी परसों ही ये समाप्त हुआ है, 2026 वाला, जो कि RCB ने जीता है। RCB के कप्तान कौन थे, स्मृति मंधाना, और WPL जो है उप विजेता कौन थी, तो दिल्ली की जो टीम है, दिल्ली कैपिटल्स, वो जो है वो उप विजेता थे। उसके बारे में हम जानेंगे क्या बदलाव हुआ है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 2026 से क्वेश्चन अभी नहीं बनेंगे। चलिए, WPL 2025 जो है महिला प्रीमियर लीग का ये तीसरा सीजन था, और 2026 वाला कौन सा सीजन हो गया भाई, तो ये चौथा सीजन हो गया, ठीक है। इसे कौन चलाता है, तो BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये BCCI इसको चलाने का काम करता है। इस सीजन में कुल जो है, मतलब 2025 वाला में 5 फ्रेंचाइजी जो टीमें थी वो हिस्सा ली थी। मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, आगे हमको कैप्टन भी देखना है, क्योंकि कैप्टन पूछे गए थे, ठीक है। WPL 2025 का खिताब जो है वो मुंबई इंडियंस ने जीता। उसने मुंबई इंडियंस ने ये 25 वाला। 2026 वाला कौन जीता भाई, तो RCB ने जीता, ठीक है। किसने, RCB ने जीता। उन्होंने 15 मार्च 2025 को फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराया है। अब सोचो भाई, दिल्ली कैपिटल्स ऐसी टीम है जो हर बार फाइनल में पहुंचती है और हर बार जो है वो विजेता रह रही है, ठीक है। तो याद करना काफी मुश्किल नहीं है। उसके बाद फाइनल मैच का स्कोर जो है मुंबई इंडियंस, यहाँ पे स्कोर तो आप देख लेना एक बार। फाइनल मैच का प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था, तो हरमनप्रीत कौर बनी थी। कौन बनी थी, हरमनप्रीत कौर, जो कि मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं। अभी आइए, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी बनी, कौन थे, तो नेट सेवियर ब्रंट, ये मुंबई इंडियंस की थी, ठीक है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए, तो नेट सेवियर ब्रंट, जो इन्हें पूरे सीजन में 523 रन बनाए थे, और इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया, अमेलिया केयर ने लिया, जो कि मुंबई इंडियंस के थी, 18 विकेट इन्होंने लिए थे। सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए, तो सिक्सेज ऑफ द सीजन का भी इनको खिताब मिला, एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं और ये गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। 18 छक्के इन्होंने लगाए थे। अब देखो कि कप्तान को मैं आपको सूची बनाता हूँ। मुंबई इंडियंस के कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर, और अभी भी यही है 2026 में भी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन है, स्मृति मंधाना, और अभी भी यही है 2026 में भी यही है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान कौन थे 2025 में, मैग लैनिंग। यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे ये जो मैग लैनिंग है ये यूपी वॉरियर्स के कप्तान बन चुकी है। कहाँ के, एक सेकेंड, हाँ, यूपी वॉरियर्स के कप्तान बन चुके हैं, कौन, मैग लैनिंग। अब ये जो दिल्ली कैपिटल के कप्तान है 2026 में, ये कौन है, तो जेमिमा रोड्रिग्स है, जेमिमा रोड्रिग्स। 2026 वाले कौन है, तो जेमिमा मैं आपको लिख दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये 2026 के बता रहा हूँ।
2025 में कौन थे? तो मैग लैनिंग। और यूपी वारिस के कौन थे? दीप्ति शर्मा। लेकिन दीप्ति शर्मा को 2026 में रिप्लेस किया किसने? मैग लैनिंग ने रिप्लेस किया। 2026 में कौन है? तो यूपी वारिस के कप्तान मैग लैनिंग है। 2025 में कौन थे यूपी वारिस के कप्तान? दिल्ली कौन थे? दीप्ति शर्मा। गुजरात जायंट्स के कप्तान कौन है भाई? तो एस्ले गार्डनर। ये ऐसे क्यों करने लगा भाई? ब्लिंक कर रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं शायद थोड़ा देर में सही हो जाए। एस्ले गार्डनर है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे कुछ इंडेक्स जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडेक्स से भी क्वेश्चन बने हैं। सबसे पहले ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में सिंगापुर को टॉप स्थान दिया गया है देश में। और भारत में टॉप कौन है? भारत में किसने टॉप किया है? तो बेंगलुरु ने 26वां स्थान प्राप्त किया है। मतलब देश में टोटल तो जो है वो कौन? तो सिंगापुर ने टॉप किया है। लेकिन इंडिया में किसने टॉप किया है? तो बेंगलुरु ने टॉप किया है। ठीक है। साइबर क्राइम इंडेक्स जो है वो 10वां स्थान है भारत का, रसिया टॉप पे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025 में 99वां स्थान भारत का था। टॉप पे कौन था? तो फिनलैंड था। ध्यान रखेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में 96वां स्थान भारत को मिला और हमने 38 स्कोर किया था। डेनमार्क इसमें टॉप पे था। ठीक है। आगे चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसमें 118वां स्थान हमारा है। टॉप पे कौन है? फिनलैंड। टॉप पे कौन है दोस्तों? फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब खुशहाली इंडेक्स वाला। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान हमें मिला है। टॉप पे कौन है? यूएस। टॉप पे यूनाइटेड स्टेट, उसके बाद रशिया आ जाता है, फिर चाइना, सॉरी टॉप पे यूएस आता है, फिर चाइना आ जाता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? मुझे आप कमेंट में बताना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। चौथे नंबर पे इंडिया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में तीसरा स्थान मिला है इंडिया को और टॉप पे यूएस है। एशिया पावर इंडेक्स में भी चौथा स्थान ही है हमारा। एशिया पावर इंडेक्स में कौन है? तो चौथा स्थान है, तीसरा स्थान है हमारा। एशिया पावर इंडेक्स में कितना स्थान है? तो तीसरा। यहाँ पे देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में 42वां स्थान है और टॉप पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में 130वां स्थान हमें मिला। आइसलैंड जो है वो टॉप किया है और यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। कौन सी बात कर रहे हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025, 130वां स्थान है। आप ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में 131वां स्थान हमें मिला। आइसलैंड जो है इसमें टॉप पे था। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसको जारी किया जाता है। लेकिन जेंडर से एक दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पूछा जाए तब तो 131वां होगा। लेकिन जेंडर इक्वालिटी अगर आ जाए, इक्वालिटी समानता, तब 102वें स्थान पे हैं हम और ये यूएनडीपी द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है। आगे आते हैं, थोड़ा सा इंडेक्स और देखेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में 23वां स्थान मिला है भाई हमें, 23वां। जबकि 2025 में हम 10वें स्थान पर थे। कितने? 10वें स्थान पे थे। 2026 में 23वां स्थान है। हालांकि इसको 2025 में ही जारी कर दिया गया है। ठीक है। लेकिन है ये कब के लिए? तो 2026 के लिए। बताओ भाई, पहले जारी कर देता है, हम लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाता है भाई। अब देखो कि इसमें क्या हुआ ना, कि पहला रैंक, दूसरा रैंक और तीसरा रैंक, चौथा रैंक। पहला रैंक पे कोई नहीं है, दूसरा पे भी कोई नहीं है, तीसरे पे भी कोई नहीं है, चौथे पे कौन है? तो डेनमार्क है। इसलिए आप बोल सकते हो डेनमार्क टॉप पे भी है। टॉप पे कौन है? तो डेनमार्क है और चौथा स्थान उसने ग्रहण किया है। जर्मन वाच द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हमने 71वां स्थान प्राप्त किया। टॉप पे जो है वो कौन है? स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में ये जो है कोपेनहेगन ये टॉप किया है, जो कि डेनमार्क का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वां स्थान हमें प्राप्त हुआ है। जबकि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, अब इन्वेस्टमेंट वाला बहुत सारे जो संस्था है वो जारी करते हैं, लेकिन ये अंकटाड द्वारा जो जारी किया गया, जो कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, और इसमें हमने 15वां स्थान प्राप्त किया था। टॉप पे कौन था भाई? तो यूएस था। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में 39वां स्थान हमने प्राप्त किया। टॉप पे यूएसए है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आप ध्यान रखना, ये भूख वाला है भाई। ठीक है। हंगर इंडेक्स 102वां स्थान है हमारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में 151वां स्थान हमारा है। टॉप पे कौन है? तो नॉर्वे। अब यहाँ पे प्रेस से एक और आता है, नहीं प्रेस नहीं, ठीक है आगे आइए। वैश्विक शांति सूचकांक, ये जो है ये पीस इंडेक्स वाला है, ये भी पूछा जाता है बहुत बार। 115वां स्थान है हमारा। टॉप पे जो है वो आइसलैंड है। वैसे भी आइस ज्यादा शांत होता है, ठंडा होता है तो शांत होगा, तो आइसलैंड आप इससे ध्यान रखना, टॉप किया।
वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025, यहाँ से क्वेश्चन बना। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में 41वां स्थान हमें मिला है। टॉप पे कौन है भाई? तो स्विट्जरलैंड है। आर्यन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2025, देखो ये पासपोर्ट वाला दो इंडेक्स आपको ध्यान रखना है, तो आर्यन कैपिटल्स और एक कौन याद रखना है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। तो आर्यन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 वाला जो है, इसमें 67वां स्थान हमें मिला और इसमें यूएई टॉप पे है और सिंगापुर जो है वो सेकंड नंबर पे है, ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही हम हेनले पासपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंगापुर टॉप पे हो जाता है, 85वां स्थान पे हमारा भारत है। ठीक है, तो ये इंडेक्स हमने सारी चीजें एक जगह कर ली हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। जनगणना, जनगणना इतना इंपॉर्टेंट है कि हर शिफ्ट में आपको एक आध क्वेश्चन तो मिलते ही हैं, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से कर दिए। ठीक है, जनगणना, अब देखो कि जनगणना जो है हमारा कब से शुरू होता है, तो ये हम शुरू कर देते हैं 1972 से ही, जो कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल से शुरू होता है। जनगणना का मतलब होता है कि पूरे देश के लोगों को गिनना। ठीक है, हालांकि सिर्फ गिनना ही मतलब नहीं होता है, कितने लोग साक्षर हैं, हमारा लिंगानुपात क्या है, मतलब कितने महिला पर कितने पुरुष हैं। ठीक है, हमारा जो जनसंख्या घनत्व है वो क्या रहा है, हर राज्यों का अलग अलग, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो जनगणना कराने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने देश के लोगों को गिन रहे हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो सभी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किसको है? तो स्वीडन को है, जो कि 1749 में करवाया था। हमने 1872 में करवाया, जो कि उस समय लॉर्ड मेयो के शासनकाल था, और ये अनियमित था, मतलब ऐसा नहीं था, इसको नियमित नहीं बनाया गया था। फिर आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1981 में जनगणना करवाते हैं और ये नियमित करवा देते हैं। फिर ये बोलते हैं कि हर 10 साल बाद जनगणना होगी। ठीक है, जनगणना के सबसे उच्च अधिकारी कौन होते हैं? तो रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। और स्वतंत्र भारत के पहले जो रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी थे। कौन थे? आर ए गोपाल स्वामी। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? तो अशोक मिश्रा जी थे। ठीक है, अशोक मिश्रा। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई? 1951 में हुई, क्योंकि हम 1947 में आज़ाद हुए। 10-10 साल के बाद हो रहा है। कब से शुरू हुआ है? तो 1881, 1891, ऐसे 10-10 साल पे हो रहा है, तो एक तो लास्ट में आना ही है। आपको पता है 2011 में भी जनगणना हुआ, उसके बाद 2021 में होना था, जो कि अभी तक हुआ ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो 2011 भी हम पढ़ेंगे भाई। नोडल मिनिस्ट्री कौन है इसकी? गृह मंत्रालय है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ये संघ सूची का विषय है। अच्छा, जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या की सूची का विषय है। आपको पता है संविधान के 7वीं जो अनुसूची है वो सूचियों का बात करता है, जिसमें 3 प्रकार की जो है वो सूची दिए गए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों लोग कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर मतभेद होता है तो केंद्र वाला ही पास होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ अवशिष्ट शक्तियां भी है जो कि केंद्र के पास है। तो आप मुझे बताना है कि जनसंख्या जो है वो किस सूची का विषय है? 2011 की जनगणना अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट जनगणना 2011 में ही हुई है। 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थे? तो CM चंद्रमौली। 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था, मतलब नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना कितने नंबर की थी? तो 15वें नंबर की थी, लेकिन ये स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की जनगणना थी। टोटल अगर बात करें तो 15वां, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वें नंबर की, क्योंकि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई है। अब आइए, विश्व की जनसंख्या का हम टोटल कितना कवर करते हैं? तो 17.5% सिर्फ भारत में निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि दर हमारा क्या रहा, मतलब 2001 से 2011 के बीच कितना जनसंख्या बढ़ गया? तो लगभग ये भी 17.5% आप याद रखोगे तो आराम से आप आंसर कर जाओगे, 17.64%। नगरीय जनसंख्या क्या रहा, मतलब नगर में रहने वाले लोग जो हैं वो कितने थे? तो 31.2%, और गांव में रहने वाले लोग कितने थे? 68.8%। टोटल आप जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा, मतलब ग्रामीण जनसंख्या अधिक थी। कुल अनुसूचित जाति कितने थे? तो 16.6%। अनुसूचित जाति मतलब कि SC, शेड्यूल कास्ट। ठीक है, लगभग 20 करोड़ के आसपास ही आएगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति कितने थे? 8.6%, इसका हाफ हाफ मान के चलो। ठीक है, लगभग 10 करोड़, और ये ST की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की। अगर बात करें कुल अल्पसंख्यक कितने थे, तो 19.3% टोटल, जिसमें मुस्लिम की जनसंख्या जो है वो 14.2%,
उसके बाद सेकंड नंबर पे ईसाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक कौन है, मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, उसके बाद सिख। ईसाई 2.3%, सिख 1.7%। भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति कौन रही, तो भील रही। जबकि सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन थी, हिंदी। सेकंड नंबर पे बंगाली। जनसंख्या घनत्व क्या था हमारा, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं, ये हमारा जनसंख्या घनत्व है। 2011 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। अधिकतम जनगणना घनत्व जो है कहाँ रहा, तो बिहार में रहा। ठीक है, ये हम राज्य की बात कर रहे हैं, अधिकतम जनसंख्या घनत्व। लेकिन जैसे ही हम केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएंगे तो वहां पे आंसर हमारा चेंज हो जाएगा, और ये आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो दिल्ली, जहाँ पे 11,320 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का रहा, तो अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति ही एक वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। लेकिन अगर यही हम क्या पूछे, यूनियन टेरिटरी की अगर बात कर लें, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश का, तो क्या आ जाएगा, अंडमान निकोबार, जहाँ पे 46 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है, अब आइए, भारत का लिंगानुपात क्या रहा, तो 943 था। अधिकतम लिंगानुपात कहाँ का था, तो केरल का, जहाँ पे 1084 लिंगानुपात रहा। और न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ रहा, तो हरियाणा का, जहाँ पे 879 था। लेकिन हम ये राज्यों की बात कर रहे हैं, अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें, तो सबसे अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश था पुदुचेरी, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला कौन था, तो दमन और दीव। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेश की। अगर राज्य की बात करेंगे तो अधिकतम में केरल होगा, केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम कहाँ होगा, तो पुदुचेरी। अगर राज्य की बात करें न्यूनतम लिंगानुपात, तो हरियाणा। लेकिन अगर यूटीज की बात करें तो क्या होगा, दमन और दीव, जहाँ पे 618 लिंगानुपात था। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सिक्किम। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान है। अगर बात करें सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है, सिक्किम में, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा अगर एरिया किसका है, तो आप बोलेंगे गोवा। ठीक है, देश में साक्षरता दर कितनी रही, तो टोटल साक्षरता दर रही 74.04%, जिसमें पुरुषों के लिए जो है 82.14% रहा, और महिलाएं कितनी शिक्षित थी, तो 65.46%। ठीक है, ये ओवरऑल जो है ये रहा। लेकिन अगर पुरुषों के लिए पूछा जाए तो ये, और महिलाएं कितना, 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है किस राज्य में रहा, तो केरल में, लगभग 94%। लेकिन सबसे कम कहाँ रहा, तो बिहार में। ठीक है, ये राज्यों की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 61.4% लोग साक्षर थे बिहार में। लेकिन अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएं, तो लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक साक्षर यूनियन टेरिटरी था, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। और सबसे न्यूनतम कहाँ साक्षरता था, तो दादर और नगर हवेली में, जहाँ पे 76.2% ही साक्षरता थी। ठीक है, आगे आइए, ये फिर से कहीं पे मच्छर आ गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो मेघालय है। अभी कुछ और भी फैक्ट्स हम लोग जानेंगे दोस्तों जनसंख्या जनगणना से। ठीक है, मतलब जनसंख्या वृद्धि कहने का मतलब है कि 2001 से 2011 में लगभग कितना बढ़ गया, तो 27.9% जो है वो जनसंख्या बढ़ गया। लेकिन एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ पे जनसंख्या घटी वो था नागालैंड, और यहाँ पे कितना हो गया, तो 0.58% जनसंख्या घट गई थी यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो थाने, और जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ पे लगभग 1.1 करोड़ लोग रहते हैं एक जिले में। प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई, 1977 में। सर्वाधिक आदिवासी प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम, जहाँ पे 94.4% लोग आदिवासी लोग रहते हैं। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें कि सर्वाधिक आदिवासी किस केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, तो वो है लक्षद्वीप, जहाँ पे 94.8% लोग क्या रहते हैं, तो आदिवासी रहते हैं। अगर सिर्फ आपको राज्य ना पूछ करके क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ये दे दे कि सर्वाधिक जो है वो आदिवासी कहाँ रहते हैं, और आपके सामने ऑप्शन आपको मिजोरम भी दे दे और लक्षद्वीप भी रहे, तब आप लक्षद्वीप ही लगाना। ठीक है, पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ रहा, तो राजस्थान में रहा। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धार्मिक समूह कौन सा है, तो जैन। जैन लोग जो है वो उसमें सर्वाधिक साक्षरता परसेंटेज उसमें रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर को जो है किस वर्ष की जनगणना में शामिल नहीं किया गया था, तो 1951 की जनगणना जो है ऐसी जनगणना हुई जहाँ पे जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। जम्मू कश्मीर को शामिल
नहीं किया गया था। अच्छा, असम को कब शामिल नहीं किया गया था? असम को जो है 1981 की जनगणना में शामिल नहीं किया गया था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए, अब यहाँ पे हम कुछ शास्त्रीय नृत्य करते हैं। ठीक है, करते नहीं है, पढ़ते हैं। आपको पता है कि टोटल भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांसेज हैं? तो 8। 8 टोटल हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अभी एक क्वेश्चन बना था जिसमें उत्पत्ति के आधार पे आपको बताना था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, आपको बोला गया उत्पत्ति के आधार पे इसको सीक्वेंस वाइज आपको अरेंजमेंट करना है। तो ये मैंने जो अरेंजमेंट लिखा है उसी तरीके से लिखा है, तो इसी अरेंजमेंट में आपको याद करना है। ठीक है, 8 हैं वो आप सबको पता है। सबको पता है कि हाँ, भरतनाट्यम, कथकली, कथक होता है, उड़ीसी होता है, मणिपुरी होता है, ठीक है ना, फिर कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम होता है, सत्रिया होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये क्रम में आपको याद रखना है। ठीक है, भरतनाट्यम जिसको सादिर भी कहा जाता है, तमिलनाडु का है और ये सबसे प्राचीनतम है। सबसे नवीनतम कौन है? सत्रिया, जो कि आसाम का है। ये 2000 ईस्वी में शास्त्रीय नृत्य ये बना है। उसके बीच में देखें, भरतनाट्यम के बाद कथकली, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम, उसके बाद लास्ट में सत्रिया। ठीक है, तो ये देखो, कथकली केरल, कथक जो है उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। कभी कभी आपको उत्तर प्रदेश भी दे देता है ऑप्शन में, तो आप लगाना। उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। आइए अब हम इसको थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये क्या हुआ भाई? ये देखिए, क्या दिख रहा है आप लोगों को? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझना। देखो, भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन है, जिसकी उत्पत्ति लगभग 2000 वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो है 2000 वर्ष से अधिक पुरानी मानी जाती है। अब मान के चले कि इसका जो उत्पत्ति है वो 4वीं-5वीं शताब्दी में हुई है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है कि मूल रूप से मंदिर नर्तकरियों, जो कि देवदासी होते थे ना, उनके द्वारा ये किया जाता था भरतनाट्यम। कथकली जो है 17वीं शताब्दी में ये विकसित हुआ, जिसमें अभिनय और विस्तृत श्रृंगार पर जोर दिया जाता था। कथकली जो कि कहाँ का है? केरला का है। कथक जो है उत्तर भारत में है और ये प्राचीन काल में कथाकार हुए। मतलब कथाकार किसको कहते हैं? कहानी जो सुनाते थे, कहानी सुनाने वाले से ये विकसित हुई है। कौन? कथक। कथक आप जैसे ही बोलते हो कथक मतलब कथा कहने वाला, कथक, जो मध्यकाल में दरबारी नृत्य के रूप में अधिक प्रचलित हुआ था। ठीक है, ओडिसी उसके बाद आ गया, और ओडिसी जो है ये उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह भी बहुत प्राचीन है, लेकिन इसका पुनरुद्धार जो है वो 20वीं शताब्दी में हुआ है। तो बहुत ये पुराना, लेकिन पुनरुद्धार जो है वो 20वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि कोणार्क के सूर्य मंदिर की मूर्तियों पर आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसको काला पैगोड़ा भी बोला जाता है ना, ब्लैक पैगोड़ा। तो ये उसी पे आधारित होता है उड़ीसी। मणिपुरी जो है मणिपुर का लोक शास्त्रीय नृत्य है, और ये रासलीला परंपरा से जुड़ी हुई है। रासलीला परंपरा से जुड़ी हुई है। अब रासलीला बताओ भाई, रासलीला जो है एक लोक नृत्य भी है, और ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला। ठीक है, तो ये रासलीला परंपरा से जुड़ी है। मणिपुरी जो डांस है, क्लासिकल डांस, यह स्थानीय गंधर्वों की प्राचीन नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है, और 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी द्वारा इसको विकसित किया गया था। किसके? सिद्धेंद्र योगी द्वारा। ठीक है, किसको? तो कुचिपुड़ी को। यह नृत्य और नाटक का मिश्रण है। कुचिपुड़ी क्या है? तो नृत्य और नाटक का मिश्रण है। मोहिनीअट्टम केरल का है, और ये 8वीं 18वीं और 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं के संरक्षण में विकसित की गई थी मोहिनीअट्टम को। और यह क्या है? तो एक एकल स्त्री नृत्य है, मतलब एक ही स्त्री जो है इसमें डांस करती है। कौन सा? तो मोहिनी अट्टम। सत्रिया जो है असम का है। 15वीं शताब्दी में महान वैष्णव संत शंकर देव द्वारा इसको विकसित किया गया था। असम के वैष्णव मठ में ये शुरू किया गया था, असम के वैष्णव मठ में। और यह क्या है? तो नृत्य नाटक का एक रूप है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखो, उसमें आपको कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन लग सकता है कि ये पहले लिखा हो गया है, ये बाद में लिखा गया है। ऐसा नहीं है। जो मैंने जो पहली बार जो आपको जो दिखाया, जो कि आपने यहाँ पे देखा था, आप इसको एकदम सही मानना। भरतनाट्यम सबसे पहले, उसके बाद कथकली, फिर केरल, फिर उड़ीसी, फिर मणिपुरी, फिर कुचिपुड़ी, फिर मोहिनीअट्टम, फिर सत्रिया। ठीक है, यही है सीक्वेंस। कभी कभी क्या होता है ना कि सीक्वेंस वो उत्पत्ति तो पहले हो जाती है, लेकिन उत्पत्ति पहले हुई है, उसको जो उतना जो फेम है वो बाद में मिला है। तो इस तरीके की भी चीजें हैं। अब देखो, कुछ यहाँ पे हम कुछ जो फेमस जो हमारे जो नृत्यांगना है, या फिर जो फेमस जो कोई भी जैसे क्लासिकल डांस है,
उसका कौन फेमस रहा, कुछ हम फेमस नाम जानते हैं। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति ये तमिलनाडु से संबंधित है और भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की ये नृत्यांगना। कौन? यामिनी कृष्ण मूर्ति क्या करती हैं? तो भरतनाट्यम भी करती हैं और कुचिपुड़ी भी करती हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। पद्मश्री 1968 में इनको मिला, पद्म भूषण 2001 में मिला है, पद्म विभूषण 2016 में मिला है। इनकी आत्मकथा का नाम है अ पैशन फॉर डांस। अ पैशन फॉर डांस, यामिनी कृष्ण मूर्ति। मृणालिनी साराभाई विक्रम साराभाई की पत्नी है ये, और ये गुजरात से संबंध रखती हैं। भरतनाट्यम और कथकली दोनों ये डांस करती है, भरतनाट्यम और कथकली। कथकली केरल का, भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। पद्मश्री उनको इनको 1965 में मिला है और पद्म भूषण जो है 1992 में इनको दिया गया था। ठीक है, ये एक बार में तो याद होने वाला चीज नहीं है, लेकिन आपको, आप इसको 2-3 बार देख लोगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, देखो ट्रिक फ्रिक भी होता है, लेकिन ट्रिक जो है वो बहुत दिनों तक याद नहीं आती, एग्जाम में तो और याद नहीं आता है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता हमारे पास, इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा। पद्मा सुब्रमण्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है ये, और पद्मश्री 1965 में मिला और पद्म भूषण भी इनको 1992 में मिला है। अभी आपको याद आ जाएगा कि पद्मा सुब्रमण्यन और मृणालिनी साराभाई दोनों को पद्मश्री भी साथ में मिला है और पद्म भूषण भी साथ में ही दिया गया था। सोनल मानसिंह जो है वो मुंबई से संबंधित है, भरतनाट्यम और उड़ीसी दोनों की ये नृत्यांगना है। कौन? सोनल मानसिंह, आप फोटो भी देख सकते हैं। पद्म भूषण 1992 में मिला, मतलब पद्म भूषण देखिए इनको भी साथ में ही मिला है। ठीक है, पद्म विभूषण 2003 में मिला। मैं अगर आपको पीछे वाला मृणालिनी साराभाई को दिखाऊं तो उनको भी पद्म भूषण कब मिला है? पद्म भूषण 1992 में ही मिला है। ठीक है, आगे आइए, अब हम अगला जो है नाम देख लेते हैं। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, जो फेमस है वही देखेंगे, मैं आपको 10 से 12 नाम ही आपको दिखाने वाला हूँ। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है वो तमिलनाडु से संबंधित रखती हैं और भरतनाट्यम नृत्य के नृत्यांगना है। पद्म भूषण इनको 1956 में मिला। संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1957 में मिला। कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये इनको 1984 में दिया गया था। राधा रेड्डी ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से ये संबंध रखते हैं। पद्मश्री 1984 में मिला और पद्म भूषण इनको मिला है वर्ष 2000 ईस्वी में। ठीक है, जो छोटे छोटे जो नाम होंगे वो भी हम एक लिस्ट में आपको दिखा देंगे। ठीक है, ताकि वो भी आपको क्लियर है। टी बाला सरस्वती तमिलनाडु से संबंधित है, भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना थी ये। पद्म भूषण 1957, ये देखो इनको 20 साल के बाद जो है पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण इनको पद्म, उसके बाद संगीत नाट्य अकादमी जो है 1955 में दिया गया था। ठीक है, पहले संगीत नाट्य अकादमी मिला, उसके बाद पद्म भूषण 1957 में मिला, उसके बाद पद्म विभूषण 1977 में मिला। लीला सैमसन के बारे में आप जानिए, ये तमिलनाडु से संबंधित है और भरतनाट्यम नृत्य के नृत्यांगना है। पद्मश्री 1990 में मिला है और संगीत नाट्य अकादमी 1999 में दिया गया था इनको। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ेंगे, देखिए माधवी मुदगल। माधवी मुदगल, ये देखो कि ये उड़ीसा से संबंध है और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? उड़ीसी। तो उड़ीसी से संबंध रखते हैं ये। संस्कृति पुरस्कार इनको 1984 में दिया गया था। पद्मश्री 1990 में दिया गया था। ग्रैंड मेडल डेला बिले भी पुरस्कार इनको दिया गया है फ्रांस की सरकार के द्वारा 1997। ठीक है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार इनको 2000 ईस्वी में दिया गया है। अब देखो केलुचरण महापात्र, मैं आपको एक बात बता दूं कि महापात्र अगर कहीं पे भी लगा हुआ है टाइटल तो आप समझ जाना कि वो उड़ीसी नृत्य से संबंध रखते होंगे। उड़ीसा से संबंध है, उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। पद्मश्री 1974 में मिला, पद्म भूषण 1988 में और पद्म विभूषण वर्ष 2000 ईस्वी में। आप देख सकते हैं इनका फोटो, केलुचरण महापात्र आपको उधर दिखेंगे और माधवी मुदगल आपको इधर दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नाम मैंने लिख दिए हैं जो कि एसएससी के एग्जाम में ही पूछे गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए भरतनाट्यम से आपको विशानु राम गोपाल, पद्मिनी प्रियदर्शनी, वैजंती माला, एम के सरोजा, ये फिर सीवी चंद्रशेखर, ये आपको नाम याद रखना है। वैसे बहुत सारे नाम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और एसएससी ने कभी ना कभी पूछा है और ज्यादातर ये 2025-26 में ही पूछे गए। ठीक है, 2024 से ये इंक्लूडेड है। ठीक है, 2024 वाला जो सीजीएल हुआ, एमटीएस हुआ, सीएचएसएल हुआ, वहां से ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, अब देखिए कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है अपना सतीशन
पद्मजा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी। रेड्डी आपको कहीं पे भी दिखे तो वो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंध रखते होंगे। उड़ीसी संयुक्ता पाणिग्राही, ये भी फेमस नाम है, याद रखिएगा। किरण सहगल, सुजाता महापात्र। अब देखो महापात्र यहाँ पे भी दिख गया, है ना। कथक से बिरजू महाराज। अब देखो महाराज आपको कहीं भी दिखे तो वो कथक से ही संबंधित होंगे, ठीक है। बिरजू महाराज, अक्षन महाराज, लच्छू महाराज, ये सारे महाराज हैं। लच्छू महाराज यहाँ पे देखो। सितारा देवी एक फेमस नाम है, इनको पद्मश्री आप ध्यान रखना 1973 में मिला है। शोभना नारायण, इनको पद्मश्री 1992 में मिला है, ठीक है। ये सारे कथक के से संबंधित हैं। कथकली से उदय शंकर, आनंद शिवरामन, कृष्ण नायर और शांताराव। उसके बाद मणिपुर, मणिपुर इंपॉर्टेंट है। 4 बहनें, है ना, रंजना, सुवर्णा, दर्शना और नैना, ये जो हैं 4 जो बहनें हैं, झावेरी बहनें इनको नाम है। तो ये चारों बहनें जो हैं वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, और कलावती देवी भी मणिपुर से संबंधित हैं, मणिपुरी नृत्य से, सॉरी। मोहिनीअट्टम से कौन संबंधित है? हेमा मालिनी। अभी हमने देखा था कि मोहिनीअट्टम जो है एकल स्त्री डांस है, मतलब अकेला किया जाता है। तो ये हेमा मालिनी से संबंधित है। श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा, जयाप्रभा मेनन और कलामंडलम, रागिनी देवी और राधा दत्ता, ये सारे जो हैं वो मोहिनीअट्टम से संबंध रखते हैं। सत्रिया से श्रीमद शंकर देव, आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मेले और राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला जो है वो हरियाणा में लगाया जाता है, फरीदाबाद में। अंबुबाची मेला असम में। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना में। पुष्कर मेला कहाँ? तो राजस्थान में। ये फिर से क्या हो रहा है भाई, ये मच्छर तंग करके रख दिया। पुष्कर मेला राजस्थान में लगाया जाता है। नौचंडी मेला कहाँ है? मेरठ में। ये थोड़ा सा एक झलक हम देख ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। गंगा सागर मेला कहाँ लगाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। सरस मेला जम्मू कश्मीर। सरस आजीविका मेला कहाँ पे? तो गुरुग्राम हरियाणा में। श्रावणी मेला जो है वो देवघर में लगाया जाता है, झारखंड में। हेमिस गोम्पा मेला कहाँ? तो लद्दाख में। झींगा मेला पंजाब में। ऑरेंज त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में। और सोनपुर मेला बिहार में, जो कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। और लक्की मेला राजस्थान के सीकर में लगाया जाता है। ये मेला हो गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन करके सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से बने हैं? ये यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो कि नववर्ष, नववर्ष को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, और अलग अलग दिन भी मनाया जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना आपको तीनों लगभग सटे हुए मिलेंगे। और यहाँ पे नववर्ष को उगादी नाम से जाना जाता है। ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। उगादी कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। महाराष्ट्र में क्या मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा चैत माह के पहले दिन ये मनाया जाता है। ये वाला जो व्हाइट से लिखा हुआ वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन रहा है भाई। पंजाब से में बैसाखी मनाया जाता है। बैसाखी के नाम से नववर्ष को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया गया था, ठीक है, इसलिए। तमिलनाडु को में जो है नववर्ष को पुथंडू के नाम से मनाया जाता है, और ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि असम में इसको क्या नाम है? बोहाग बिहू, और ये अप्रैल के मध्य महीने में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पोहेला बोईशाख के नाम से मनाया जाता है, और ये अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। गुजरात में ये बेस्टू बरस के नाम से जाना जाता है, जबकि इसको दीपावली के अगले दिन ही मनाया जाता है, ठीक है। जबकि केरल में विशु के नाम से मनाया जाता है, और ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सिक्किम में लोसूंग के नाम से जाना जाता है, और दिसंबर माह में इसको मनाया जाता है सिक्किम में। कश्मीर में इसको क्या कहा जाता है? नवरे। नवरे और नवरोज में अंतर है। नवरोज एक पर्व है जो कि बलबन ने शुरू किया था, पारसी वो त्योहार था, ठीक है। बलबन जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, तो वो भी हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है। चैत्र के पहले दिन इसको मनाया जाता है। उड़ीसा से में क्या? तो पाना संक्रांति के नाम से नववर्ष को जाना जाता है, और हनुमान मंदिरों का पूजन इस दिन किया जाता है। कहाँ? उड़ीसा में। अब यहाँ पे कुछ उत्सव है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में लगाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, पतंग ज्यादातर अहमदाबाद में, गुजरात में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव पणजी, पणजी किसकी राजधानी है? गोवा की। लठमार होली उत्तर प्रदेश में। गंगा सागर मेला कहाँ? पश्चिम बंगाल। गुणोत्सव कहाँ? असम में। फुलदेई महोत्सव कहाँ पे? उत्तराखंड। गोरसम कोरा उत्सव कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। अब ये देखो गोरसम कोरा कितना इंपॉर्टेंट है भाई आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। हरेला और हरेली आप ध्यान रखना। ई की मात्रा, तो वहां भी ई की मात्रा। एक ही देखो, ली यहाँ आया तो यहाँ भी ई आ रहा है ना। हरेली छत्तीसगढ़, ठीक है। हरेला उत्तराखंड। मकर विलक्कू केरल। मंडला पूजा उत्सव सबरीमाला मंदिर जो कि केरल में है, वहां मनाया जाता है।
चंदूबी महोत्सव कहाँ, असम में। और जूझ उत्सव ये असम में, जूझ उत्सव ये भी पूछा गया था, ये सीजीएल में 2025 वाला या फिर 24 वाला में ये पूछा गया था। मवेशियों के त्यौहार जो कनुमा है वो कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना। ठीक है, ये कुछ त्यौहार थे। हालांकि हमारा जो देश है वो विविधताओं का देश है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे त्यौहार नहीं लिखी हैं, हालांकि वो मेरे पास लिखा हुआ था, लेकिन सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर आपकी अगर इच्छा होगी तो वो भी मैं लेके आऊँगा, अगर आप बोलोगे तब। आगे आइए, देखो कुछ यहाँ पे बुक्स हैं, जैसे मदर मैरी कॉम टू मी, मदर मैरी कॉम टू मी अरुंधति राय ने ये लिखा। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये जो है अमीश त्रिपाठी ने लिखा है। ऑपरेशन सिंदूर जो है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के ढिल्लो ने लिखा है। और डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर के दो पुस्तक है, जो कि न्यू बुक्स हैं। हालांकि आपको जो है ओल्ड बुक्स पूछा गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि 10% ही जो एग्जाम देने जाते हैं, 10% लोग ही पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है, 10% लोग में ही कंपटीशन होता है। तो 10% जो लोग हैं वो अगर देने का है एग्जाम, तो वो पता होगा। जैसे यंग इंडिया पूछा गया आज, यंग इंडिया नहीं पता होगा, बिल्कुल पता होगा। स्वराज, हिंद स्वराज, क्या नहीं पता होगा, हिंद स्वराज बिल्कुल पता होगा। यंग इंडिया एक पत्रिका था, हिंद स्वराज जो है वो एक पुस्तक थी, हिंद स्वराज सबको पता होगा भाई। अगर गुलामगिरी पूछा जाए तो नहीं पता होगा, बिल्कुल पता होगा। इंडिया डिवाइडेड पूछा जाए नहीं पता होगा, ये सारे आपने हिस्ट्री में पढ़ रखे हैं। तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, अगर आप वो भी आप बोलोगे तो मैं लिख के ले आऊँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। दपान, कश्मीर के संघर्ष की कहानियाँ, ये जो है इप्सिता चक्रवर्ती ने लिखा है। किरण देसाई की किस पुस्तक के लिए को जो है बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो ये जो है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसको बुकर प्राइज 2025 के लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट किया गया था। अब मुझे ये बताना कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किस पुस्तक को दिया गया है। और ये एक क्या है, तो कन्नड़ पुस्तक है, कन्नड़, जिसको दीपा भास्ती ने लिखा था। कन्नड़ पुस्तक, कन्नड़ पुस्तक है। ठीक है, ये कन्नड़ पुस्तक है। ये मुझे बताना दीपा भास्ती द्वारा रचित है ये, और इसको, इस पुस्तक का मुझे आप नाम बताना कमेंट में। ठीक है, तभी मुझे लगेगा कि आप यहाँ तक आप सारी बातों को आप समझ पाए हैं, सारी बात आप देख पा रहे हैं। देखिए, विंग्स ऑफ वेलर, ये जो है स्वप्निल पांडे ने लिखा है। एवा एंड बियॉन्ड, ये शिव कुमार मोहंका ने इसको लिखा। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट। उसके बाद प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित एक कॉफी टेबल एक बुक है, जिसका नाम है मे आ मिलियन बर्ड्स ब्लूम। ये लॉन्च किया है आनंद महिंद्रा ने, लेकिन इसको तैयार किया था नित्या मनोज कुमार ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हमने करवाए हैं, बाकी तो मैंने आपको करवा रखा है। टाइम क्या हुआ भाई, अच्छा 1 घंटे पार कर गया दोस्तों। यहाँ पे मेरा 1 घंटा पार कर रहा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। ये कैसे मैं करूँ भाई, रुक जाना थोड़ा सा भाई। ये तो यहीं पे हूँ मैं। चलिए चलिए चलिए, क्योंकि 1 घंटा ये पार कर गया है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि हिस्ट्री में जो है, मैंने आपको कल ही एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि हिस्ट्री में आपको मौर्य वंश इंपॉर्टेंट है। कौन सा, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। हालांकि ये तो पहले जो 2 दिन हुए उसमें यहीं से क्वेश्चन बने, लेकिन आज के शिफ्ट में मुझे इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ से भी क्वेश्चन मिले। वहाँ पे आपको पूछा गया मानव को जो है वो किस तत्व की किस जो है धातु की जानकारी नहीं थी। अब बताओ भाई कि मैं कैसे अनुमान लगाऊं कि कहाँ से प्रश्न बनेंगे, कहाँ से नहीं बनेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ो तो पूरा पढ़ो। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब लेट भी हो गया है, तो मैं इसको कल आपको मैं पक्का करवाने की कोशिश करूँगा, जिसमें मैं आपको कंबाइन आपको क्या कर दूंगा कि हिस्ट्री आपको करवाऊंगा। अभी और भी बहुत सारे टॉपिक है जो कि मैंने अभी नहीं करवा पा रहा हूँ, उसके नेक्स्ट में और भी बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और मुझे रात भी हो गई है, अभी तक मैं खाना भी नहीं खाया हूँ। मैंने बताया कि मैं कहीं और से आ रहा हूँ,
तो इसी वजह से हिस्ट्री और बाकी जो पॉलिटी के जो भी आपके आर्टिकल्स हैं और अमेंडमेंट्स हैं, यहाँ से एक प्रश्न तो पक्का आ ही रहा है पॉलिटी से। हिस्ट्री से तो एक दो प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो ये वाला जो चीज़ है ये मैं आपको कल करवा दूंगा या फिर परसों करवा दूंगा, ठीक है। पहले मैं देखूंगा कि इस वीडियो पे आपका रिएक्शन क्या आता है, आपका प्यार क्या है। अगर लगेगा कि भाई अब लोग अगर देख ही नहीं रहे हैं तो फिर लाने का इच्छा नहीं होता। अगर वही चीज़ होगा कि नहीं लोग देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तब लाने की इच्छा होगी तो मैं फिर इसको अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर आप बोलोगे तो लाइव आके भी वो क्लास ले लिया जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। देखिए मेरा क्लास नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाना नहीं चाहता। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं डेली आना चाहता हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें यहाँ पे मैं अब सही करवा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट कर रहे थे यूपी पुलिस के लिए। अब मैं जब यूपी पुलिस का जब मैं क्लास स्टार्ट किया भाई, तो बच्चे आ ही नहीं रहे, तो मैं कैसे करूँ उस चीज़ को बताओ। अभी एक बच्चा है जो कि एएलपी टेक्नीशियन के लिए बोल रहा था, मैं वो आपको पक्का बता रहा हूँ कि एएलपी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो अभी देर है, लेकिन एग्ज़ाम के पहले मैं उसके लिए करेंट अफेयर्स का मैराथन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप मुझे प्यार जरूर देना भाई, और जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट में बताना। कोई और टॉपिक आपको अगर पढ़ना हो, जानना हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना। कोई सजेशन हो तो कमेंट में बताना। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, दूसरे लोगों तक भेजना है, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ पाएँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।